केंद्र की मोदी सरकार वक्फ संशोधन बिल लेकर आई। जब से वक्फ संशोधन बिल आया है तब से लगातार राजनीति तेज है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी और सत्ता पक्ष इसको मुस्लिम का हितैषी बता रहा है, वहीं विपक्ष लगातार वक्फ संशोधन बिल को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार पर हमलावर है। कहा जा रहा है कि मुसलमानों की जमीन हथियाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये बिल लेकर आई है। हमारे साथ मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व मंत्री राजकुमार यादव हैं। उनसे जानेंगे कि समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है और समाजवादी पार्टी के कुछ नेता मुजफ्फरनगर में वक्फ संशोधन बिल को लेकर क्यों चुप है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल है, राजकुमार जी से बहुत सारे सवालों का जवाब लेंगे। राजकुमार जी, आप बताइए, वक्फ संशोधन बिल को लेकर राजनीति तेज है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मुसलमानों पसमानदा मुसलमान जो है उनके फेवर का बिल है, लेकिन इधर विपक्ष समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आपके नेता अखिलेश यादव लगातार इसको लेकर हमलावर है भारतीय जनता पार्टी पर। तो वक्फ बिल को लेकर आपकी क्या राय है, क्या आपका कहना है? वक्फ बिल के बारे में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो निर्णय लिया और उसका पार्लियामेंट के अंदर उसमें दूसरे तीसरे नंबर की उनकी स्पीच थी, उन्होंने बिल्कुल क्लियर ये बता दिया कि वक्फ बिल बिल्कुल ख़राब है। और ये पसमानदा और के बारे में जो बात कर रहे हैं कि बड़े बहुत भारी हितैषी हैं, ये केवल उनमें मुस्लिम समाज में भी आपस में बंटवारा चाहने के लिए बिल लेके आए। मतलब आपका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो पसमानदा मुसलमानों के भले की बात कर रहे हैं, तो अगड़े मुसलमान और पिछड़े मुसलमान में बांटना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, ये आपका कहना है? बिल्कुल निश्चित रूप से बांटना चाहती है। और जहाँ तक सवाल है वक्फ बिल का, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वहाँ पे पार्लियामेंट में अपने उसमें स्पीच में कर दिया क्लियर। हमारे तरफ से कई नेता और भी बोले उसमें, जिन्होंने अपना पक्ष, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नीति थी उस नीति के साथ हर समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के नेता का बोलना उसी पे ही वाजिब है। और जो उनके जरा सा भी दाएं बाएं हटके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो उन्होंने कहा है, जो निर्णय लिया है, जो नीति लिया है, उसके खिलाफ अगर बोल रहे हैं तो ये बहुत गलत है। मतलब कुछ नेता बोल रहे हैं वक्फ संशोधन बिल को लेकर समाजवादी पार्टी का जो स्टैंड है, अखिलेश यादव जी का जो स्टैंड है, उससे अलग भी बात कर रहे हैं। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। पार्टी में रहने के बाद और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के और पार्टी की नीतियों के खिलाफ अगर बोल ले तो ये तो एक तरह से बहुत ही अनुशासनहीनता है। तो समाजवादी पार्टी ऐसे अनुशासनहीन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी? अखिलेश यादव इस पर कोई एक्शन लेंगे? नहीं, निश्चित रूप से उनकी जानकारी में जो चीज़ें आएंगी, अगर कोई पार्टी की नीति के खिलाफ बोल रहा है तो उसके खिलाफ निर्णय लिया जाएगा। यहाँ का जिला अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष इसमें भेजेंगे। एक हमारा MLA है, एक MP है और पार्टी के बहुत बड़े वरिष्ठ नेता है, प्रमोद त्यागी जी हैं। सबसे मेरे साथ वो और मैं दो ही आदमी सबसे, राशिद भाई थोड़ा सा अलग हो जाएगा, हट के हो जाएगी वक्त के अलावा, ये बात मैं आपको बाद में बताऊं। पहले वक्त की बात है कि उस दिन मैंने 13 घंटे, तो जिस दिन 2 तारीख को बिल पेश हुआ, जब बिल पेश हुआ 13 घंटे मैंने देखा सबकी एक एक चीजें देख के। रात को 2:35 पे जब वोटिंग हुई थी तब तक मैंने बिल देखा। भारतीय जनता पार्टी बिल ला रही है और गृह मंत्री कम से कम 7-8 बार इसे वक्फ कह रहे, वक्फ। और वो आपका कहना है कि अमित शाह जी ने केंद्र में जो वक्फ है उसको वक्फ कहा, वक्फ कह रहे हैं। और जो पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर रिजिजू, वो भी इसे वक्फ ही कह रहे हैं, जबकि असलियत यह है कि इसका नाम है वक्फ। और भारतीय जनता पार्टी के लोग ये सब कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान चले गए लोग, वो पाकिस्तान जो चले गए उनकी जो संपत्ति रह गई है वो है। इन्हें जानकारी ही नहीं है कि वक्फ क्या है। तो आपका कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान लोग चले गए थे उनकी संपत्ति वक्फ है, तो आपका क्या इसमें कहना है? बिल्कुल गलत कह रहे हैं। वक्फ तो ऐसा है कि पुराने समय से 100-150 साल पहले जो भी, और जब से वो आज तक रियायत चली आ रही है कि जो खाते पीते संपन्न लोग हैं, चाहे हिंदू हैं या मुसलमान हैं, वो अपनी संपत्ति में कुछ अच्छी चीज़ों के लिए, मान लीजिए बारात घर है, स्वास्थ्य के लिए कोई जगह है, मस्जिद है, कब्रिस्तान है, इसके लिए वो जो संपत्ति देते थे वो वक्फ हुआ। उसके अंदर वो इसीलिए इसी चीज़ों के लिए वो पब्लिक की जरूरतों के लिए, गरीब जो गरीब लोग थे उन्हीं के लिए वक्फ होता था। बिल्कुल आपकी बात सही है कि जो जमींदार लोग थे, जो बड़े लोग थे, जिन पे ज्यादा संपत्ति थी, तो वो अपनी संपत्ति इसलिए दान कर देते थे कि यतीम, मिस्कीन, जो गरीब है, जिसकी शादी नहीं हो रही, कि उस जमीन में कुछ भी कॉमर्शियल एक्टिविटी होगी या कुछ भी होगा तो उसका एक हिस्सा
उन गरीबों को मिलेगा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। और अब ये बात, इस बात को लागू कर रहे हैं, वक्फ की संपत्ति जो है शत्रु, वो जो लोग चले गए, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि वक्फ की संपत्ति, वक्फ की संपत्ति नहीं है, वो जो पाकिस्तान चले गए वो शत्रु संपत्ति है। और शत्रु संपत्ति जो यहाँ रह गई, वो उस पे जो अधिकार है सरकार का है, और सरकार के रहते हुए अगर इसकी जांच करी जाएगी, जैसा ये लोग कह रहे हैं, ये बहुत अपने ही लिए नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि वक्फ की संपत्ति की बहुत ज़्यादा, मेरी खुद जानकारी में, होली एंजल के सामने वक्फ की संपत्ति पे मार्केट बना, उसमें लोहिया बाजार में वक्फ की संपत्ति है, उसमें ये समझिए आप कम से कम 8-10 जगह पे यहाँ वक्फ की संपत्ति है, जिसमें हिंदू भी तो किराएदार है, और 100 रुपये से 500 रुपये तक का किराया दे रहे। जब ये वक्फ का वो कानून लागू होगा, और लागू होगा, केवल डीएम इसमें आदेश करेगा कि कौन सी वक्फ की संपत्ति है, कौन सी नहीं। तो आपका बहुत बड़ा आरोप ये है कि जो वक्फ की संपत्ति मुजफ्फरनगर में है, उसमें बहुत ज़्यादा जो किराएदार हैं वो हिंदू ही हैं, उन्हें भी नुकसान होगा। तो भारतीय जनता पार्टी जो बिल लाई, उससे जो हिंदू उनमें किराएदार हैं उनको नुकसान हो सकता है, ये आपका कहना है? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल निश्चित रूप से। जो किराएदार है वो कोई वक्फ की संपत्ति में सारे मुसलमान ही थोड़ी है उसमें किराएदार, हिंदू भी किराएदार है। अब जो वो किराएदारों के ऊपर वो खाली डीएम कराएगा कि बताओ इसके कागजात, ये कह रहे कागजात, तो कागजात 150-200 साल के सारे गांव में 90% गांव के अंदर जो दादिलाई प्रॉपर्टी है, उनके आज कागजात लेने लगे तो उन पे गांव में हिंदू या मुसलमान हो कोई हो, उनके कागजात नहीं मिलेंगे। तो अगर इस तरह का ये चलेगा तो उसमें नुकसान तो देखिए, धार्मिक आधार पे बांटना संविधान इजाजत नहीं देता। संविधान की धारा 25 और 26 के अंदर ये अधिकार, मौलिक अधिकार मिला हुआ था कि यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष देश है ये, यहाँ पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध सबको बराबर का हक है। और अगर अब ये उसके ऊपर धर्म पे बंटवारा अगर होगा तो ये आज यहाँ से शुरू हुई है, कल गुरुद्वारों पर भी जाएगी, फिर चर्चों पे भी जाएगी, फिर बौद्धों के उस पर भी जाएगी। लेकिन इसमें साथ साथ कहीं सी चीज़ ऐसी है वक्फ के लिए, खास तौर से अभी गुरुद्वारा वगैरह में तो आने का नहीं, लेकिन ये जो संपत्ति जो वक्फ की है, इसमें तो हिंदू भी किराएदार आएंगे। उनको राजकुमार जी, पूरी तैयारी के साथ आप बात कर रहे हैं, तो ये आपने कहा कि जो हिंदू किराएदार है उन्हें नुकसान होगा, तो क्या सब लोगों को ये समझने की जरूरत है कि वक्फ बिल से नुकसान किसका ज्यादा है? बिल्कुल। अगर ये केवल हिंदू और मुसलमान की राजनीति से हटकर इसके सही मुद्दे पे वक्फ पे आए तो नुकसान उन्हें बहुत ज्यादा है। और ये यहाँ पे और प्रदेश की छोड़ दीजिए, यहाँ हमारे शहर की अगर जानकारी करें तो शहर में वक्फ की संपत्ति कितनी है, ये शहर की जो संपत्तियों पे जो किराएदार है, मेरी पर्सनल जानकारी में कि 100 रुपए के किराएदार है जिनकी करोड़ों रुपए की संपत्ति की कीमत है मोहल्लों के अंदर। जैसे ये आपका मैंने बताया कि लोहिया बाजार है, और वो चितरंजन स्वरूप जी अबूपुरा है, अबूपुरा में भी उसमें संपत्ति जहाँ चितरंजन जी का पहला निवास था। तो ये तो धर्म के रूप में बांटने में जब वो होता है ना, तो उसमें नुकसान हिंदू का भी होगा और मुसलमान का भी होगा। लेकिन मुसलमान का ये है कि मुसलमान पूरे मुद्दे के ऊपर आप देखिए कि चाहे कोई सा मुद्दा आया, मुस्लिम ने यहाँ पे ईद से पहले भी जो जुमा पढ़ा, शांति से पढ़ा, ईद के दिन भी जो सरकार के निर्देश से वो निर्देश के पालन करे। लेकिन कल आगरे में क्या हुआ, जो नंगी तलवारें लेके और बंदूक और उसके साथ हजारों की तादाद में अब पुलिस देख रही है, पुलिस एस्कॉर्ट कर रही है, और वो नारे लगा रहे हैं मार देंगे, ये कर देंगे। और आपने देखा होगा कि एक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए भी कह रहा है मैं गोली मार दूंगा। अगर गोली मारने का वो उसमें कह रहा है, पुलिस खड़ी है वहाँ देख रही है, नंगी तलवारें लेके कह रहे हैं, उसको हमारी पार्टी के किसी भी नेता के लिए अगर कह रहे हैं कि मैं मार दूंगा या काट दूंगा या हड्डी तोड़ दूंगा, तो फिर ये अनुशासनहीनता नहीं है क्या? और उन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि अनुशासन सीखना हो तो हिंदू समाज से सीखो। अब प्रदेश का मुख्यमंत्री ही बांट रहा है हिंदू और मुसलमान में। और अगर उन्होंने ये बयान दिया अभी 4-5 दिन पहले ही
तो इसकी भी सफाई वही दे कि क्या नाम, ये जो नंगी तलवारें लेके, नंगी तलवार कायदे के अंदर अंदर जो किसी को भेंट की जाती है, पॉलिटिकल लोगों को भी, बहुत से जो मानने वाले होते, मान लो गुरुद्वारे में सरदार लोग, तो उसको खोलने की इजाज़त नहीं है, वो उसके अंदर लगे, लेकिन वो तो तलवारें लहरा रहे हैं, बंदूक, रिवॉल्वर, उस सारे, और पुलिस खड़ी तमाशबीन देख रही है। पुलिस को ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल निश्चित रूप से, अगर अगर यहाँ पे इतना बढ़िया प्रशासन है उत्तर प्रदेश के अंदर, यहाँ पे कोई मतलब गुंडागर्दी नहीं हो रही थी, गुंडागर्दी नहीं थी तो और क्या थी। यहाँ पे अगर पुलिस के सामने ये चीजें की जा रही हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को इसमें भी तो संज्ञान हो सकता है, लिया भी उन्होंने और लेना चाहिए। एक मुद्दे पर फिर आ जाते हैं, वक्फ पे सारी बात डिटेल में आपने बता दी। समाजवादी पार्टी के पहले नेता आप हैं मुजफ्फरनगर में जिसने वक्फ पे बातचीत की, नहीं तो समाजवादी पार्टी के सभी नेता मौन हैं। आखिर इसके पीछे वजह क्या है कि मुस्लिम वोट बैंक, जो मुस्लिम वोटर है वो ज़्यादातर समाजवादी पार्टी का माना जाता है, लेकिन वक्फ के मुद्दे पर पूरी समाजवादी पार्टी मुजफ्फरनगर में मौन है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। तो इसके पीछे क्या एक वजह देखते हैं, क्यों समाजवादी पार्टी के नेता मुजफ्फरनगर जिले में स्टैंड नहीं ले पा रहे कि वो वक्फ बिल का जो वक्फ संशोधन बिल है उसके बारे में बोलें? नहीं राशिद भाई, ये तो मैं नहीं मानता। हमारा एक MP है, एक MLA है, और मतलब काफी तादाद है, बड़े नेता है, बड़े नेता है। मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, नेता हो, वो वक्फ के मुद्दे पर कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है, कोई बोल नहीं रहा है मुजफ्फरनगर में। नहीं, वो जो अपने जो समर्थक हैं उनको बीच में वो बात समझा रहे हैं कि भाई ये इस तरह से लोग जाते हैं उनके पास, जो बड़े नेता उनके पास लोग जाते हैं कि भाई ये जो अन्याय हुआ है। पब्लिक डोमेन में भी वो चीज आनी चाहिए। अगर आप कह रहे हैं, कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं, तो वक्फ के बारे में मीडिया से कोई बातचीत करने को लिए तैयार नहीं, मीडिया से कोई बात नहीं कर रहा है वक्फ को लेकर। ये मेरी जानकारी में नहीं है, क्योंकि मेरी अभी आँख का ऑपरेशन हुआ है, तो इसीलिए मैंने काला चश्मा भी लगा रखा, तो मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन हमारे बड़े नेता हैं, वो सारे मतलब इसमें पार्टी की नीतियों के, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नीतियों के साथ है, चाहे वो MP हो, हमारे MLA हो, जिलाध्यक्ष ने बयान दिया भी। हाँ, जिलाध्यक्ष ने अभी एक चीज भी चल रही है कि एक पार्टी यहाँ की जो हमारे साथ गठबंधन में थी और वो छोड़ के गए। नहीं, जिला अध्यक्ष ने उस पर बयान दिया कि कुछ मुस्लिम नेताओं को राष्ट्रीय लोकदल में शामिल करा लिया गया, उस पर बयान आया था कि ये समाजवादी पार्टी के नेता नहीं है। मेरा सवाल फिर वही है कि वक्फ के मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी मुजफ्फरनगर में खामोश क्यों है? नहीं, मेरी जानकारी में तो ये है राशिद भाई कि हमारे जिलाध्यक्ष ने ये कहा कि वक्फ से बेचैन होकर ये लोकदल के पार्टी के सारी पार्टी के नेता बेचैन है कि इनका भविष्य क्या होगा। अपने भविष्य को खराब होता देखकर वो ये अब फर्जी हो गए। और मैं भी निश्चित रूप से अपने जिलाध्यक्ष की बात को तायद करता हूँ कि ये जितने भी चाहे तो मुजफ्फरनगर में चरथावल के उसमें दिखाए गए हों चंद लोग, और चाहे दूसरी जगह बुढ़ाना दिखाए हों, इनमें से मैं सबसे पुराना कार्यकर्ता हूँ। यहाँ 32 साल मुझे हो गए और 31 साल प्रमोद त्यागी को हो गए। बाकी हमारी पार्टी में नेता आते रहे जाते रहे। मुनव्वर हसन बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़ा, चारों उसके सदनों के वो सदस्य रहे, लेकिन वो भी छोड़ गए थे। पहले लोकदल में गए, फिर बसपा में गए। अब बेटी हमारी सांसद है वहाँ से, भतीजा हमारा वहाँ से MLA है, लेकिन चले गए थे। कादिर राणा हमारी पार्टी से MLC बने, MLC बनने के बाद वो छोड़ के पहले लोकदल में गए, MLA बने मोरना वाली सीट से, फिर MP बने। उसके बाद हरेंद्र मलिक हमारी पार्टी में थे। ये 98 और 99 का लोकसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी से लड़े, प्रदेश के सचिव भी रहे, और फिर ये पहले INL जो में चले गए, यहाँ चौटाला की पार्टी में चले गए थे, वहाँ से राजसा, फिर ये कांग्रेस में चले गए। अब फिर आए हैं राजपाल सैनी हमारी पार्टी में रहे, हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे। जिलाध्यक्ष रहने के बाद फिर ये लोकदल में चले गए। लोकदल में चले जाने के बाद अब भाजपा में, तो ये लोग चले गए और फिर लौट के आ गए। तो आने जाने की प्रक्रिया तो होती है। अब आज मान लीजिए बहुत से मजबूत मौजूदा भी विधायक जो है भाजपा के, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संपर्क में है। और आप जैसे जैसे टाइम निकलेगा, क्यों कि ये डूबता हुआ जहाज है भाजपा, ये डूबता हुआ जहाज है। हमारी इस जिले में भी अब माहौल ये है कि भाजपा का लोग अब समझ रहे हैं कि अगले चुनाव में क्या होगा, तो इसलिए ऐसे लोगों को वो दोबारा से लेने। अब अगर मान लो हंस मलिक दोबारा आए तो पार्टी को मजबूती दी ना। पहले बेटा पंकज मलिक बना MLA, उसके बाद MP बने वो, तो पार्टी में दूसरे में छोड़। लेकिन जो पार्टी में रह के, अगर पार्टी में है,
और लोक दल की सिफारिश कर रहे हैं। लोक दल के जो नीति है वक्फ बिल के खिलाफ अगर उसको बोल रहे हैं तो ये अनुशासनहीनता है। तो उन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा ख्याल है निश्चित रूप से ये जानकारी ये जिला अध्यक्ष जय चौधरी जी को चाहिए कि इनकी जानकारी दे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, और जो मेरी हैसियत है, मेरी मुलाकात होगी, मैं भी उनको निश्चित रूप से दूंगा कि ये लोग जो पार्टी में रह के और जो पार्टी की नीतियों के खिलाफ दूसरी पार्टी के समर्थन में बोल रहे हैं, तो इनके खिलाफ मतलब कोई कार्रवाई होनी चाहिए निश्चित रूप से। तो ये थे राजकुमार यादव, जिन्होंने वक्फ बिल संशोधन बिल को लेकर खुलकर बातचीत की और समाजवादी पार्टी के बारे में भी उन्होंने जिस डिटेल में बताया कि समाजवादी पार्टी में भी जो लोग इस तरह काम कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी को लगातार मजबूत करने का काम कर रहे हैं। मैं राशिद अली हूं और आप हमारा चैनल खोजी न्यूज़ देख रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आपने अगर अभी तक खोजी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।